चलिए, बहुत स्वागत। विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं भारत का वार और लगातार पाकिस्तान में मचा है हाहाकार। बड़ी खबर के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। पाक के तनाव के बीच दिल्ली में हलचल तेज नजर आ रही है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन पर चर्चा की तैयारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मामलों की अस्थायी समिति की यह बैठक हो रही है। पाक के खिलाफ सैन्य तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद है। बड़ी खबर है, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, हलचल बेहद तेज है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी एक्शन की तैयारी है। चूंकि बात लगातार थी कि भाई अब बयानों से नहीं, अब काम चलेगा जवाब देने से, तो ये बड़ी खबर थी, आपको बता रहे थे। और साथ ही साथ एक और बड़ी खबर, सीधा रुख करते हैं। साफ तौर पर पाक फौज में बड़े पैमाने पर इस्तीफे का दौर जारी है। पाकिस्तान छोड़ना चाहते कई अफसर। बड़ी खबर, चूंकि बार बार हार और फिर भी ललकार, पाकिस्तानी फौज के दस्तावेज से खुलासा यह सामने आया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता रहे हैं। और 2 दिनों की अगर बात की जाए, 2 दिनों में हजारों इस्तीफे, पाक आर्मी के हजारों इस्तीफे सामने आ चुके हैं। सिर्फ इसमें जवान ही नहीं है बल्कि अधिकारी भी शामिल है। तो बड़ी खबर है, पाक फौज में बड़े पैमाने पर यह इस्तीफा। चले लौट रहे कार्यक्रम की ओर। इधर 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हमले में एक नेपाली नागरिक समेत कुल 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गए। इसके बाद हालात की गंभीरता को देखते हुए सोमवार सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ से मुलाकात उन्होंने की, सुरक्षा स्थिति पर बात की, लंबी बातचीत हुई। इसके बाद राजनाथ सिंह लोक कल्याण मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उन्हें ताजा हालात की जानकारी दी। पीएम मोदी के आवास पर 40 मिनट तक चली बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल रहे। और इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी। उमर अब्दुल्ला भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, कश्मीर के लोग आतंक के साथ नहीं हैं, पहली बार घाटी एकजुट नजर आ रही है। उमर ने यह भी माना कि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी और हमले के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द उनके कर दिए गए। पाकिस्तान की बात करें, सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था, जिसकी अवैध बात करें तो अवधि रविवार को समाप्त हो गई। और मेडिकल वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिक बचे हैं, उनका भी 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया उन्हें। साथ ही पाक नागरिकों को भारत सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने वीजा कानून का उल्लंघन किया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से कई परिवारों पर दुख का पहाड़ टूटा है। कुछ को अपनों से बिछड़ने का दर्द झेलना पड़ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने बात करें तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब भारतीय यूजर्स शुएब अख्तर, आरजू काजमी और सैयद मुजम्मिल शाह जैसे चैनलों की सामग्री नहीं देख सकेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी मूवमेंट पर एक और बड़ा खुलासा, पाक के पंजाब में टैक्स का मूवमेंट, खैरपुर इलाके में देखे गए सैन्य वाहन। तो लगातार बड़ी खबर, लगातार अपडेट आती जा रही है। इस हमले को लेकर भारत सरकार एक्शन की तैयारी में है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। तमाम विषयों पर गहन चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ रहे, सीधा उनका परिचय, उनका इंट्रोडक्शन और उसके बाद ही चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार सर हैं और साथ ही साथ इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान से भी खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। साफ तौर पर आप सभी का बहुत स्वागत। मुकीम अहमद जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से, सभी का बहुत स्वागत, बहुत वेलकम। मैं चाहता हूं सबसे पहले मुकीम अहमद जी आप ही के पास आ जाऊं, चूंकि कहते हैं हम पत्रकार लोगों को भाव से दूर ही रहना चाहिए। अब जरा बताइएगा, हिंदुस्तान की हुंकार और पाकिस्तान में लगातार मचा है हाहाकार। एक तरफ खबरें आई कि भाई कि टर्की से आप लोग मदद की मांग कर रहे हैं, टर्की ने भी इनकार कर दिया। थोड़ी देर के लिए जरूर खुशी मिली थी कि भाई साथ आ गया, लेकिन अब वो भी अस्पष्ट हो गया। दूसरी तरफ पाक आर्मी 2 दिनों में हजारों इस्तीफा और बहुत सारे अफसर पाकिस्तान छोड़ने की भी बात कर रहे हैं। तो ये धब्बा बार बार पाकिस्तान के नाम के साथ आतंक का, ये क्यों नहीं छोड़ाना चाहते आप लोग? इस पर क्यों नहीं विचार विमर्श करते? थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया था, हमारी आवाज इंडिया की जनता तक चली जाए। वरना जिस हिसाब से आपके मीडिया में हाइप क्रिएट हुई भी है,
हमें तो ये लग रहा है कि बस आप लोग अब वीलॉग पे चले जाएंगे, शो नहीं हुआ करेंगे, कि अपनी अपनी सुना के घर चले जाएंगे दुकान बंद करके। तो प्रॉब्लम ये है कि इसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा कि यार वो बार बार ये कह रहा है पाकिस्तान कि भाई हम तो इसमें शामिल ही नहीं है, वी आर द फर्स्ट वन हु कंडेम दिस अटैक, वी वर द फर्स्ट वन हु सिंपैथाइज्ड, वी वर द फर्स्ट वन हु ऑफर्ड अ जॉइंट इंटरोगेशन। वो भी आपने अब सुनना नहीं है, आपने मानना नहीं है, तो यार ये इसका एंड क्या होगा? 6 दिन हो गए हम आपके मीडिया से एक ही बात नहीं, सुन रहे हैं। ये बच नहीं सकते ना मुकेश सर, क्योंकि आप उठा के देखिए ना, 3 दशकों की अगर बात उठा के देखिए, पाकिस्तान क्या आतंक को पनाह नहीं देता क्या? आपसे अपना देश तो संभल नहीं रहा साहब। पाराचीनार में आम लोगों के ऊपर, शियाओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, आपके यहाँ सूफी सुरक्षित नहीं, अपना देश देखते ज्यादा बेटर होता। देखें, हर कंट्री के अपने प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, नागालैंड, आप मणिपुर में क्या कर रहे हैं, नागालैंड में क्या हो रहा है, वो चिकन नेक 7 स्टेट्स में क्या असर चल रहा है, माओ नवाज क्या कर रहे हैं मगरबी बंगाल में, राजस्थान में क्या पोजीशन है, हर साल कितने जो वो फार्मर्स हैं वो खुदकुशी करके, आत्महत्या करके मर रहे हैं, कितनी बच्चियां हैं, 4 मिलियन से ज्यादा पर ईयर आपके यहाँ अबॉर्ट होती हैं, ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है जी। और रेलवे लाइन पे मैंने खुद आधे हिंदुस्तान को बाहर बैठे देखा सुबह को। फिर वो टॉयलेट जैसी फिल्में आप ही के यहाँ बनी थी, क्यों बनी थी और क्यों बन रही हैं? फिर वो पैडमैन जैसी भी फिल्म आपके यहाँ बनी, वो ये तो पोजीशन है आपके यहाँ। और आप जो है बार बार यही कहे जाएंगे कि पाकिस्तान बिल्कुल कुछ नहीं है, उसकी इकोनॉमी खत्म हो गई, पाकिस्तान बिल्कुल लुटा हुआ है और हम जो है बड़े ताकतवर हैं, टेक्नोलॉजी हमारी बड़ी है और हमने बड़ी तरक्की कर ली है। मुबारक हो आपको तरक्की। ऐसी तरक्की का क्या फायदा जब आपको कोई अच्छी चीज भी समझ नहीं आ रही कि बिला वजह आप इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हैं। जब हम ये समझ रहे हैं कि पहला इलेक्शन में भी इसी तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, जिसके नतीजे में ये बीजेपी जीती, वरना जीतने का कोई चांस नहीं था। अब ये बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए स्टंट क्रिएट किया गया है, क्योंकि बिहार की जो स्टेट है, या आप इतिहास पढ़ लेंगे और देख लेंगे कि ये कभी भी बीजेपी आउटराइट नहीं जीत सकी, या लालू प्रसाद यादव सेना प्रमुख का बयान आता है और उसके कुछ ही दिन के बाद ऐसी गतिविधियां, जम्मू कश्मीर में शांति कहां दिखती आप लोगों को, पसंद ही नहीं आप लोगों को, और बहुत सारे मैसेजिंग भी करने की तमाम कोशिश। मैं समझा कौन से मैसेजिंग सर? हाँ, मैसेजिंग, आपसी हिंदुस्तान अनेकताओं में एकता, प्यार प्रेम का देश, आपसी सौहार्द, जहां जो कि सभी देशों से हम इसीलिए तो अलग है, और वही पसंद नहीं आप लोगों को। पाक की यही तो नापाक कोशिश है। देखिए, अब ये आपकी जो मेंटालिटी है उसको तो मैं क्योर नहीं कर सकता हूं कि आपने एक चीज पे माइंड सेट कर लिया कि आपने सुननी ही नहीं है, आपने मानना ही नहीं है, तो मैं उसमें नहीं, अरे सर, मानने सुनने के लिए तो आपको बुलाया सर, आपको इनवाइट सुनने के लिए। तो अब आईएसआई का कनेक्शन किससे है, हाफिज सईद कहां, उसामा बिन लादेन को किससे संरक्षण दिया, तो भाई सवाल तो है ही ना। और आतंक को एक तरह से पनाह देने की, चूंकि आपका देश, आपके देश के लोग खुद ही लगातार ये कहते नजर आए कि पाकिस्तान, बहुत सारे क्रिकेटर्स का भी कहना था कि भाई पाकिस्तान आतंक, और अभी हाल ही का बयान कि 30 सालों में पाकिस्तान की सिचुएशन क्या रही, वो भी आपने बयान देखा होगा। आपके तमाम जो पूर्व मंत्री हैं, लगातार बयान तो आ ही रहे हैं ना कि पाकिस्तान अपनी गलतियों का ही आज खामियाजा भुगत रहा है। सर, ये हिस्ट्री है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसे सॉल्व भी किया है, अगर किसी ने गलती की है उसे सजा भी दी गई है। अब आप जिनका जिक्र कर रहे हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है, उनकी वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिसमेंटल भी की गई हैं, उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो भी खत्म किए गए हैं। आज भी आप देखें 54 आदमी जो थे वो पाकिस्तान की आर्मी ने किनारे लगा दिए बिल्कुल कि वो अटैक कर रहे थे, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप? अब ये है कि इस पहलगाम को बहाना बना के पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं और पॉलिटिकल गेन की ट्राई हो रही है। ये हमारी सोची समझी और एनालिटिकल अप्रोच बगैर किसी इफ एंड बट्स के। तो ये इशू है। इसको मतलब अब जंग क्या हल है किसी चीज का?
आपको शौक है तो बिस्मिल्लाह कर लीजिए, हमने कब मना किया, आपको कौन रोक सकता है। और इसके अलावा क्या क्या क्योर है आपके पास, क्या 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 कर लेंगे। लड़ना चाहते हैं तो वो मैदान भी हाजिर, सामने से लड़ने, वही तो सवाल तो यही है कि अगर लड़ना ही है तो सामने से लड़ा जाए ना, पीछे से वार क्या मतलब है यार। देखिए आप उसमें बार बार आप उधर ही इशारा करेंगे इस घटना के हवाले से, लेकिन उसमें प्रूफ कहाँ हुआ। किसी कंट्री ने ये कहा हो कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, किसी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कोई रिपोर्ट दी हो, कोई फोरेंसिक रिपोर्ट दुनिया की दिखा दें जो ये कहे कि पाकिस्तान का असला इस्तेमाल हुआ। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन सर हैं यूके देवनाथ सर, मैं सीधे तौर पर समझ रहा हूं आप जिन प्रूफों की बात कर रहे हैं सर से उसका जवाब समझेंगे। और इसके अलावा यूके देवनाथ सर, साफ तौर पर नरमी का ये वक्त है या फिर फैसले सख्त, बातचीत या बदला, सवाल बहुत सारे, आपका सीधा जवाब चाह रहा हूं मैं। देखिए यासूफ साहब, ये बहुत क्लियर है कि हम पाकिस्तान को बातचीत का काफी मौका दे चुके हैं। हाँ। फिलहाल देख ही रहे हैं। अब मोकिम साहब सामने हैं, मैं मोकिम साहब से सिर्फ एक ही गुजारिश करता हूं कि पाकिस्तान की आम आवाम को सिखाएं जो मैं बोल रहा हूं। अब आपके टॉप लीडर्स तो बोलते ही रहेंगे कि एविडेंस दो, हमने नहीं किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1999 में जो कारगिल में हमला हुआ था वो आप लोगों ने किया था। नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री अंदर आ गई थी, हमने उसके फोटो बना के, वीडियो बना के आपको भेजे थे। सबसे बड़ी बात है एनएलआई के जो सोल्जर्स थे जो कि भारत की जमीन पर शहीद हुए थे, फौजी थे, तो मैं उनको शहीद ही मानता हूं। हमारी आर्मी ने उनको प्रॉपर तरीके से दिल से उनको जमीन में दफन किया था। और जब हमने खबर भेजी पाकिस्तान को कि आप उनके ले जाइए वापस, आप लोगों ने मना कर दिया। हिंदुस्तान में जो पार्लियामेंट अटैक था, फोटो में दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, पार्लियामेंट अटैक हो रहा है। उसके बाद हर जितने अटैकर थे उनको जो मारा गया तो उनकी फोटो बनाई गई, वीडियो बनाई गई, एड्रेस तक बताए गए आप लोगों के, लेकिन आपके हाई कमिश्नर ने मना कर दिया कि वो पाकिस्तान के नहीं है। कसाब तो बॉम्बे में आ गया, कसाब के 9 साथी मारे गए, कसाब को हमने जिंदा पकड़ा, बहुत लंबा समय तक कोर्ट में केस चला, फिर उसको फांसी भी चढ़ाया। आपकी देश ने कसाब को और उसके जो 9 साथी थे, चलो चाहे मिसगाइडेड हो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि मिसगाइडेड बहादुर लोग थे, लेकिन आपके मुल्क ने कसाब और उसके जो 9 बहादुर साथी थे उनको लेने से मना कर दिया। अभी तहव्वुर राना हमारे पास आया हुआ है अमेरिका से, हम 15 दिन से उसकी इंटरोगेशन कर रहे हैं, और उसने आपकी फौज में ही कैप्टन था, उसने तो सारा जैसे टेप रिकॉर्डर चलता है बताना शुरू कर दिया है। तो आप कितना और एविडेंस मांगेंगे। दिक्कत ये आ रही है मुकीम साहब कि आपके यहाँ पर जो हुक्मरान हैं वो आंख बंद करके सोच रहे हैं कि चलो यार गुड टेररिस्ट जो हैं लश्कर-ए-तोयबा के, जैश ए मोहम्मद के, अभी आपने कुछ टीआरए बनाना शुरू कर दिया, इनको हिंदुस्तान में ढकेल देते हैं, ये सारे मरेंगे लेकिन पाकिस्तान को तो फायदा होगा। आप लोग 1000 कट देने की बात तो आपके मंत्री जी ने कही है, आपके एक नाम नहीं लेना चाहता, शायद है नहीं, कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। अभी परसों आपके रेल के मंत्री जिनका कि युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, वो पता नहीं कुछ 130 पटाखों की बात कर रहे थे। तो अब हमने मतलब मुकीम साहब आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या हिंदुस्तान से हमारे किसी भी मंत्री ने, हमारे पास 172 बम है, छाती ठोक के बोल रहा हूं, लेकिन हमारे किसी मंत्री लेवल ने या उच्च स्तरीय सरकारी प्रवक्ता ने किसी ने बयान दिया है कि हमारे पास भी 172 बम है? नहीं, आपके रेल मंत्री पता नहीं वो 103 पटाखों को लेकर बार बार। तो मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपने देशवासियों को असली स्थिति बताएं। जी ठीक है। श्याम कुमार सर भी है, उससे पहले मैं चाह रहा हूँ तमाम जवाब मिल गए होंगे। मुकीम सर बहुत जल्दी से आप एक छोटा सा मैं आपका जवाब चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं श्याम कुमार सर के पास जाऊंगा। देखिए हर जगह पे ऊपर अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है और अपना अपना स्टैंड ऑफ भी है, और हम जैसे पत्रकार जो हैं वो सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं, जनता को टीच कर सकते हैं और अच्छी बात कर सकते हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट। और इसको ये कोई कमजोरी नहीं होता, मतलब अब
मेरे दोनों मेहमान समझ लें या मेरे इस वक्त मेरे साथ जो शरीके गुफ्तगू हैं, दोनों मतलब उनका ताल्लुक डिफेंस से है। तो वो फौज को ट्रेन तो किया जाता है जंग के लिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि बस वो उनका हाथ हर वक्त ट्रिगर पे ही रहेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? दोनों मेहमान हाँ या ना कहते हैं इस बात पे? तो गुजारिश ये है कि वो कभी कुछ सोच समझ भी लिया जाता है, कभी इंसेनिटी प्रिवेल कर जाती है, और कभी यह है कि कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, कोई मैकेनिज्म बना लिया जाता है या कोई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर ली जाती है कि जिससे पीस भी रहे, ट्रेड भी हो, और पॉलिटिशियंस को भी आराम आ जाए। अब मसला ये है कि पॉलिटिशियन जहां भी होगा वो अपना बेनिफिट देखता है, उसको उसके गेन्स और उसकी मेजरमेंट कुछ और ही होती है। श्याम कुमार सर कितना सहमत हैं मुकीम सर की बातों से? और सवाल ये भी है क्योंकि फ्रांस अब भारत समझौता, एक और भारत को बड़ा तोहफा रफाल एम का भी आना, अब भारत के लिए ये कितनी मजबूती। और फिलहाल की अगर बात करें तो ये समय बातचीत या बदला, चूंकि बातचीत तो बहुत कर ली गई और भारत की सिचुएशन ये है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अब छेड़ने वाले को छोड़ा भी थोड़ी ना जाएगा। मोकिन साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हमारा प्यार आपको दिल्ली से। थैंक यू सर। मोकिन साहब, भारत के जो सोल्जर्स हैं ना, वो बहुत शौकीन भी होते हैं, केवल ट्रिगर नहीं करते, और डिप्लोमेट सोल्जर्स होते हैं, पढ़ाई करते हैं, किताबें लिखते हैं, फिलोसफर हैं, साइंटिस्ट हैं, ट्रिगर कम चलाते हैं। हम हमारे देश ने कभी ट्रिगर चलाया ही नहीं किसी को, जब चलाया गया तो वार किया। तो हम अपनी शांति के टाइम में पढ़ते लिखते रहते हैं, पत्रकारिता भी करते हैं, हमारे जैसे लोग लिखते भी हैं। तो मान के चलिए कि आप ट्रिगर ना चला पाएंगे कभी, लेकिन हमें पत्रकारिता आती है, ये मान के चलिए पहले आप। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट था कि दो जो हमारे दोस्त बैठे हैं वो डिफेंस से हैं, वो ट्रिगर चलाना जानते हैं, तो हमेशा ट्रिगर ना चलाते रहें, तो ऐसी कोई बात नहीं, इसको आप वापस ले लीजिए और ये कॉन्सेप्ट खत्म कर लीजिए कि भारतीय सेना में लोग डिफेंस में ट्रिगर चलाने नहीं आते। आपके यहां जरूर आते हैं, ये आपको मानना ही पड़ेगा, इसमें आपको कोई शक नहीं है। आप मेरे से ज्यादा इस बात को दिल से जानते हैं, इसको सुन लीजिए अब आराम से। पहले तो ये बात जहन से निकाल दीजिए कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो शौकीन नहीं है दूसरे चीजों करने के लिए, उनको ज्यादा मजा आता है। दूसरी बात, युद्ध का समय नहीं है, मैं आपके साथ सहमत, और हम युद्ध की तरफ इशारा भी नहीं कर रहे। हमारे प्रधानमंत्री ने पुतिन को जाके कहा है कि युद्ध का समय नहीं है, तो आपको तो क्लियर इंडिकेशन हमने दे रखा है। और कब हमने आपके साथ युद्ध छेड़ा है? कभी नहीं, आपने छेड़ा है। आपके यहाँ ट्रिगर टाइट रहता है हमेशा। चलिए, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप के लिए यहाँ पे बातें नहीं कर रहा, न्यूट्रल बातें करना चाहता हूं। पाकिस्तान की अंदरूनी हालत खराब है शुरू से अभी तक। वहां पे सेना ने रूल किया है, मार्शल लॉ ज्यादा चला है और डेमोक्रेटिक कंट्री कम रही है। तो आपके जैसे पत्रकार बचे हुए हैं, तो मुझे बहुत सुकून है कि आप सौम्यता के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो अबीर गुलाल को हमने बैन कर दिया है, वहां की मूवी को। हमारे बहुत सारे कल्चरल अपने सिद्धांत है। हमारे 140 करोड़ की कंट्री है, आपकी 25 करोड़ की कंट्री है। 25 करोड़ हमारे यहाँ मुसलमान भी हैं, और वो भी हमारे साथ वो मूवीज को देखते हैं जो हमारे कल्चरल संस्कारों को चेंज करने के लिए बनाया जाता है। बड़ा देश है तो प्रॉब्लम्स भी बड़े होंगे, छोटा देश है उनकी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी सेना को घर में घुसकर, कोर कमांडर के घर में घुसकर फ्रिज में खाना नहीं निकाला जाता, व्यवस्था को चरमर नहीं किया जाता, और सबसे पॉपुलर लीडर को जेल में डाल के नहीं रखा जाता है। ये बातें आपने नहीं कही, इनको भी कहना चाहिए था। रही बात हमारी प्रिपेयर्डनेस की, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की और काइनेटिक कोई रिएक्शंस की, तो देखिए हमारे यहाँ से मेजर्ड एंड कैलिबर्ड रिस्पांस हमेशा से रहा है, और हमने वो स्टेप अप किया है। और जो दिक्कतें हमें आ रही हैं, जो हमारी शक की उंगली आपके ऊपर लगातार उठती है, उसके कई कारण हैं। इस कारण से हम आपको कह रहे हैं कि ये वहां से ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हम एक्ट ऑफ वॉर क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन को ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि सिंधु नदी के ऊपर जब उसको एक्ट ऑफ वॉर कहते हैं, तो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म 40 साल का क्या है। अगर हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो फिर हमारे पास हॉट परस्यूट का ऑप्शंस बनता है। इंटरनेशनल लॉ बहुत क्लियर है इसके ऊपर, और अगर आप हमारी भाषा समझते हैं तो हम आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड परस्यूट, तो वो हम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हम करेंगे।
उनको चुन चुन कर समझ के समझाएंगे और उनको एलिमिनेट करेंगे। हमको देश से कोई डरना दौड़ना नहीं है, और आप भी उसमें हमारी मदद करो ना। आप तो पत्रकार हो, जानकार हो, आपके यहाँ कुछ लोग हैं जो ठीक नहीं है, आप भी उनको दुरुस्त कर रहे हो और हमको भी दुरुस्त करने दो ना। आपकी तो मदद कर रहा हूँ, जहां कहोगे हम खड़े हो जाएंगे, उनको हटाएंगे। मिलकर काम करो ना हमारे साथ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दो और हम उनको खत्म करेंगे। राफेल की डील की बात कर रहे हैं तो नेवी का पायलट हूँ, एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर चुका हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जब सी हरियर के साथ जब हम विक्रांत और पुराने विराट में रहते थे, अब राफेल आ रहा है मरीन जेट। तो ये तो स्टेप अप प्रोसेस है, मिलिट्री की जो एडवांसमेंट है उसका एक स्टेप अप प्रोसेस है जो बहुत दिनों से चल रहा था। हमने इसको एवेल्युएट किया, एयरफोर्स के पास ऑलरेडी है। यस, बड़ा मैसेज आता है इस समय, क्योंकि फ्रांस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसके डिफेंस सेक्रेटरी भारत में है, आज डील साइन हुई है और हमें 26 मरीन जेट मिलेंगे जो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेंगे। मैरीटाइम एयर डोमिनेंस में इनका प्रभाव होगा, सी कंट्रोल में एयरक्राफ्ट कैरियर का बहुत बड़ा रोल होता है। हमने 71 बार में अपनी नेवी का रोल दिखाया है, दोनों फ्रंट्स पे, वेस्ट फ्रंट में रवियन सी और वे बंगाल में, और 93,000 जो फौज नियाजी की सरेंडर की, उनको भागने का रूट बंद किया हमने, वहां पे कराची को ब्लॉकेट दिया था हमने हमारे। तो हमारी राफेल इसके मदद करने वाली, और इससे सावधान रहना चाहिए। एटम वगैरह बम की बात न करो, मैं कन्वेंशनल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, उसी में हमें सावधान रहना चाहिए कि इस चक्कर में हम पड़े नहीं, लड़ाई झगड़े के चक्कर में। उनको हैंडओवर कर दें, खत्म कर दें अपने यहाँ से, अपनी टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को स्पॉन्सर करना, फिनांस करना। नहीं तो जो बातें हमारी लीडरशिप कर रही है, हमारे देश मुकीम सर कैसे जवाब देंगे? बड़ी शालीनता से श्याम कुमार सर ने तमाम आपकी बातों का जवाब भी दे दिया और बड़ी शालीनता से ये प्रहार हुआ है। मिला जुलाकर भाई अब पाकिस्तान के साथ आतंक का नाम जुड़ा है, और चूंकि जहां स्पष्ट रखनी चाहिए बात, कोई ऐसा बयान भी कहां दिखा कि इसका काउंटर करता हुआ दिखा हो, और बात क्रिया की प्रतिक्रियाएं आने लगी, अपने आप की मजबूती दिखने लगी। भाई भारत से पाकिस्तान का कहां मुकाबला है, और हम मुकाबला करते भी नहीं है, और हम कहां किसी को परेशान करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ। आप यकीन कर लें कि सुबह से आपके नेशनल टेलीविजन पे मैं आ रहा हूं, मैं तकरीबन थकन से बुरा हाल है मेरा, और जो टोन है, जो आर्गुमेंट्स हैं, वो वन साइडेड, कि उन्होंने हमारी नहीं माननी, हमने उनकी नहीं माननी। तो भाई फिर वो प्रोग्राम करने का फायदा क्या हुआ? तो ये देखें ना, फ्रूटफुल बात तो हुई ना, कि भाई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू। अब जो सुनने वाले, देखने वाले, उन्हें भी कुछ पता लग रहा होगा कि यार यस, ये कोई ठीक थिंकिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं दोनों पार्टियां। तो ये बड़ी एक अच्छी मुझे चीज लगी, वरना अदरवाइज ये 6वां दिन है, मैं तो तकरीबन बस आगरा के पागल खाने का रास्ता ढूंढ रहा था कि यार क्या बनेगा, कि इट्स टू मच, कि आप बस एक ही बात बार बार मुझे बता रहे हैं कि यार वो हम तो बड़े ताकतवर हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत है, हमारे पास इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है, आप कुछ नहीं है। तो ठीक है भाई, नया मिला मोकिन साहब, कुछ नया मिला अभी? नहीं, नया तो ये ना, इतनी मुस्कुराहट के साथ दोनों आप बैठे हुए थे, अदरवाइज तो ऐसे लग रहा है यार मैं फ्रंट लाइन पे बैठा हुआ है। हाँ। तो एनीवे, ये बहरहाल टाइम के साथ लोग समझ जाएंगे कि ये जो, मतलब अब देखें, वो मैंने वो इशारा तो किया, मैं कितना कह सकता हूँ आपके चैनल पे, ये पॉलिटिकल लोगों की मैंने गुजारिश कर चुका हूँ पहले कि उनके बेनिफिट्स भी अपने होते हैं, उनके माइलस्टोन भी अपने होते हैं, उनके टारगेट्स भी कुछ और होते हैं, और उनको अचीव करने का तरीका भी कुछ और होता है। अब आपके सामने है कि वो ईडी का इस्तेमाल क्यों होता है और कौन उसके ज्यादा शिकार बनते हैं, और एक्साइज वाले कहाँ छापे ज्यादा मारते हैं। आप वो डेटा देख लें एनालिस्ट के तौर पे, तो वो पता लग जाएगा आपको। तो वो शीशे के मकान में रह के मुकीम साहब आप पत्थर चला रहे हैं, ये तो शोभा नहीं देता। मैं पॉलिटिशियन, मैं अक्रॉस द बोर्ड बता रहा हूँ, मैंने तो एक मिसाल दिया। तो वो यानी हर मुल्क में कह रहा हूँ इसको, ये नहीं कि वो ईडी का कह दिया तो इसका मतलब खाली इंडिया ही हो गया, ये इसी तरह के हमारे यहाँ भी हैं। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो कभी डेटा देखें ना, कौन सा तबका जो है वो इकोनॉमी का सत्यानाश कर रहा है, वो कौन से लोग हैं कि जिनको बेनिफिट हो रहा होता है सारे हाइप से, कौन उसके बेनिफिशियरी होंगे, यूं समझ लें। तो वो पॉलिटिशियन होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मतलब मैंने ठीक। यूके देवनाथ सर, भारत पाक वॉर क्या करीब नजर आ रहा है क्या? जो कि
क्रिया की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है और लगातार चूंकि बैठकें भारत में भी हो रही है, रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई है क्या, और लोग भी यही कह रहे हैं, देशवासियों की आंखों में आंसू है, माथे पे शिकन है, दिल में इंतकाम की आग है। भाई अब बयानों से नहीं काम चलना, अब जवाब चाहिए। जी हाँ यशुल साहब, जहां तक सीसीएस की बैठक है, एनएसए अजीत डोभाल के पास क्लियर ब्रीफिंग दे दी गई है कि फौजें तैयार रहें। पाकिस्तान ने भी अपने फौजों को तैयार रखा हुआ है। क्या इन फौजों को हम एक्टिवेट करेंगे ये तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन जाहिर बात है कि अगर पाकिस्तान थोड़ा नरम रवैया दिखाता है तो हमारी फौजों को एक्टिवेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान ये मान लेता है कि वो लगातार जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को अंजाम दे रहा था और थोड़ा सा हिंट देता है कि अब से वो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को नहीं भेजेगा, तो शायद हमें ना उरी करने की जरूरत है ना बालाकोट करने की जरूरत है। जहां तक फौज की बात है, देखिए हम तो ट्रेनिंग करते ही रहते हैं हर तरह की कंटीजेंसी के लिए। फौज चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, बीएसएफ हो, हर महीने हमारी ट्रेनिंग सिनेरियो बनाई जाती है कि फलाने जगह पर दुश्मन है, फलाने जगह पर उसका रेडार है, फलाने जगह पर उसका मिसाइल है, आप जाइए उसके जहाज, पानी के जहाज पर हमला कर इसको डुबा दीजिए। तो फौज हमारी हमेशा रेडी रहती है। वैसे मोकिम साहब, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान एक चीज बार बार कही जाती है कि फायर खोलना बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है, इसलिए हम तो अपने अफसरों को, जवानों को और जेसीओ को हमेशा ट्रेनिंग देते हैं कि ट्रिगर पर उंगली नहीं रखनी है, सेफ्टी गार्ड ऑन रखना है। मैं तो ये भी बता दूं कि हमारे जो मिसाइल कंट्रोलर्स हैं, जैसे अभी कैप्टन श्याम कुमार जी हैं इंडियन नेवी से, तो जब शिप में जो ऑपरेशन कंट्रोल रूम में जिस अफसर का हाथ मिसाइल लॉन्च बटन में रहता है, उसमें 3-3 गार्ड रहते हैं। और इंडियन नेवी ने तो एक जुगाड़ भी लगाई हुई है, मैं बोल ही देता हूँ, सीक्रेट नहीं है। वो जो कैप्टन श्याम कुमार के हाथ में जो बटन रहता है ना मिसाइल लॉन्च करने के लिए, उसमें 3-3 तरह के तो सेफ्टी कैच होते हैं, और उसके बाद भी इंडियन नेवी उसमें से पतला सा तार बांध के रखती है कि गलती से भी कुछ ना हो जाए, जब तक कि डेलिब्रेट डिसीजन ना हो जाए, सोच समझ के मिसाइल लॉन्च करनी है। ये मैं मोकिम साहब को समझा रहा था कि हम लोग ट्रिगर दबा के यहाँ मसला ये है ना यूके देवनाथ सर, खाली प्लेटें, ज़र्फ जो खाली है वो आवाज करता है, वही सिचुएशन है। देखिए दिक्कत ये हो रही है कि पाकिस्तान में जो फौज है, वो अपने को मार्शल फौज समझती है, उनको लगता है कि शायद वही एक ऐसी रेस से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत लड़ाकू कौम है। हम लोग तो हिंदुस्तान में पुरानी सिविलाइजेशन है, 5000 साल से 4000 साल पहले से ही हमें सिखाया गया कि हथियार नहीं उठाना है। अगर हथियार उठाना होता, आप देख लीजिए हजारों साल का इतिहास है, हिंदुस्तान से बाहर हमने कभी चढ़ाई, हम ना उत्तर में चढ़ाई की, ना पूरब में हमने हजारों साल में चढ़ाई की, ना हमने पश्चिम में कोई हमला किया। हमारे दूसरे लोग जो आ गए, खैबर पास से आ गए, मोकिम साहब के एंसेस्टर्स भी आए थे, ठीक है, आ गए, हमने उनसे लड़ाई की, फिर उन्होंने हिंदुस्तान में अपने पैर जमाए। मैं बोलना ये चाहता हूं कि हमारी जो कौम है, हिंदुस्तान की जो हमारी आदतें हैं, हमारी सिविलाइजेशन में हमें लड़ना नहीं सिखाया जाता। हमेशा सिखाया जाता है कि आप दुश्मन के साथ भी बातचीत करो, दुश्मन को भी अपना दोस्त बनाओ। हमारे यहाँ चाहे जैन सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा मुकीम साहब, बुद्धिस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा मुकीम साहब। बुद्धिस्ट और जैन तो आज से 1200 साल पहले, 800 साल पहले खैबर की तरफ और अफगानिस्तान तक गए हुए थे। कश्मीर में 12वीं सदी 14वीं सदी तक बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन थी, तो मोकिम साहब को पता होगा। हमारे यहाँ पे हमने कभी भी तलवार को अपने धर्म के साथ नहीं जोड़ा। तो मेरी गुजारिश है कि आपके यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है कि फौजी जनरल सोचते होंगे कि वही मार्शल कौम है, लड़ाई लड़ना सिर्फ उन्हीं को आता है, लेकिन कृपया करके अब आपके जनरल साहब देखिए,
मुकीम साहब, मैं आपको एक जनरल का दुनिया में नाम बता दिए, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, इंडोनेशिया तक, मुस्लिम देशों तक, मुस्लिम या अरब देशों के जनरल का नाम बता दिए जहां जनरल ने बोला होगा कि ओ क्या है, मुसलमान एक कौम है और हिंदू एक कौम है और दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अरे जनरल साहब, आपका क्या नाम है? आसिम मुनीर। आपको जनरल मैं बोलना नहीं चाहता, आप हिंदुस्तान में आइए और देखिए 25 करोड़ मुसलमान, जितने मुसलमान पाकिस्तान में उतने मुसलमान भाई इंडिया में भी हैं। हमारे 25 करोड़ मुसलमान भाई को हम हिंदुस्तान में प्यार से हमने मुसलमान लोगों को, भाइयों को प्रेसिडेंट बनाया है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। आप कहीं पे भी चले जाइए, चीफ मिनिस्टर बने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्याम कुमार सर से एक जवाब ले रहे हैं। यहाँ एक मुकीम सर का मैं चाह रहा हूँ एक छोटा सा जवाब, चूंकि सही मायनों में अब कौन सा ये इस्लाम है कि धर्म के नाम पर, चूंकि जहाँ इस्लाम तो रास्ते से पत्थर हटाने को भी सवाब मानता है, अब ये कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर कलमा पढ़वा कर ऐसे गन चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। और मैं खुद एक हिंदुस्तानी मुसलमान के नाते एक बड़े फख्र से कह सकता हूं, जितना पाकिस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में रहने वाले वो मुसलमानों को फख्र है और ये नाज भी है और बड़े सुरक्षित भी हैं। और इसी का खतरा साफ तौर पर हम एक हैं, इसीलिए बहुत एक मैसेजिंग भी है दूसरी जगह कि भाई इन लोगों के आपसी जो सौहार्द है उसी को तोड़ना है। मुकीम साहब जवाब थोड़ा सा मैं जा रहा आपका। आई 100% एग्री कि किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला ना वो मुसलमान है ना वो इंसान है। हाँ। इंसान को मारना तो बहुत दूर की बात है। तो हमें तो ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती और ना ही हमारा जो रिलीजन है वो इजाजत देता है। तो हम तो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि यानी उसको हम अपने करीब से गुजरने न दें, कुजाइए कि कोई कनेक्शन हो या दोस्ती या ताल्लुक हो। ये एक बिल्कुल सोची समझी पढ़ी लिखी और डिटरमिन्ड बात है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो ये तो, और हम खुद इसका शिकार हैं। ये तो आपके सामने है, मतलब हमारे यहाँ तो अभी भी नहीं, पकड़े जाने वाला नाता इस्लाम से ही मिल जाता है, निकल जाता है। तो ये बड़ा बार बार, हालांकि 1 2 4 5 10 की वजह से सभी को नहीं कहा जा सकता है। सामने हमारे करबला भी है, वहां कौन तीसरा था? कोई शक नहीं है। हाँ। ये तो तारीख है और मतलब कोई अच्छी चीज हो तो हम फख्र भी कर लें। ये तो अफसोसनाक है। तो कभी भी हम इंडोज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते और अच्छा भी नहीं समझ सकते किसी तौर पे। तो गुजारिश ये है कि ये समझने वाली बात है कि वो ना तो कोई पूरी कम्युनिटी रॉन्ग होती है, ना कोई पूरा कंट्री गलत होता है, ना कोई एक रिलीजन या कोई भी रिलीजन आपको गलत बात नहीं सिखाती। अब इसको लेबल कर देना या ब्रैकेट कर देना किसी तबके के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ या किसी नेशन के साथ, ये फिर ज्यादती हो जाती है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, हम भी चाहते हैं कि उसके मुजरिम पकड़े जाएं। जब हम ये कह रहे हैं तो विद ओपन हार्ट, आपकी हमारी आवाज आप तक जा रही है, आप हमें देख पा रहे हैं। ठीक, और हाँ, कोई ऐसी वो बात नहीं है। ठीक, कैप्टन श्याम कुमार सर, अब पाकिस्तान की क्या यहाँ भूमिका है? पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ क्या बड़े स्टैंड लेने की जरूरत है? चूंकि पनाह देने के लिए भी पहला नाम आतंक का नाम और पाकिस्तान का नाम, सिक्के के दो रुख की तरफ भी कहें तो अब गलत नहीं। अब पाकिस्तान के पीछे कौन सी ताकत, चूंकि बार बार हर जगह, लेकिन युद्ध का जाए तो वहां बिल्कुल एक तरह से हर को तैयार और हाल देखा जाए तो बिल्कुल बेहाल मिला जुला कर। अब राइफल की भी उड़ान है और दूसरी तरफ शहबाज का टूटा गुमान, इसे भी क्या कहा जा सकता क्या श्याम कुमार साहब? देखिए यूसुफ साहब, ये पाकिस्तान की जो आज भूमिका है उसमें उनको अब एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग, अगर वहां डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिक जो पावर है, जो पॉलिटिकल विल है, उसको समझना चाहिए। उनको अपनी आर्मी से पहले डिस्टेंट करके अपनी गवर्नमेंट चलानी चाहिए और सिविलियन कंट्रोल में आर्मी को लेके तब बात करनी चाहिए। फिलहाल वो डरे सिमटे से बातें करते हैं, तो उनके जो जितने भी मिनिस्टर हैं, चाहे वो बिलावल हो चाहे जो रेल मंत्री हो, जैसे जैसे बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल नीजर रिएक्शन से बात कर रहे हैं। तो कैबिनेट पूरी तरह से कोहेसिव है ही नहीं और दबाव में बातें किए जा रहे हैं और रिएक्शनरी
स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई एक्शंस तो हमने किया है जो हमारे आपने कुछ किया, हमने कुछ किया। कैसे? आपने हमारी इकोनॉमी को प्रभावित कर दिया। कश्मीर के वहां के पहलगांव में एक टूरिज्म का स्पॉट जहां पर 35 लाख लोग इस बार रिकॉर्ड गए हैं कश्मीर में, और अच्छी फ्लोरिशिंग हो रही थी, अमन चैन हो रहा था। वहां पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, रेजोल्यूशन भी आज पास हुआ है। वहां के मुख्यमंत्री रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने पहली बार देखिए मस्जिद से एक बड़ा पैगाम दिया है जो आज तक पॉसिबल नहीं हो सका। मस्जिद ने कहा कि ये गलत है, जबकि इसके पहले कुछ और होता। तो जब वहां पर सब कुछ सुनिश्चित है, बच्चा बच्चा स्कूल का टीचर भी हिंदू मुस्लिम को समझा के बराबर कर रहा है और कह रहा है कि आपस में कोई अब ऐसी बात नहीं है। कैंडल मार्च जम्मू से कठुआ से लेके सब जगह, आज आपने सुना चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला का भाषण, असेंबली में रो रहे थे वो, और कैसे वहां के जो है हमारे पान वाले, घोड़े वाले, जो भी है, जो टूरिस्ट हैं, कार वाले एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, होटल वाले फ्री रखने के लिए कैसे तैयार हुए और कैसे शुक्रिया अदा किया उन्होंने। तो इसका मतलब कश्मीर की इंटीग्रिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहीं के लोग आके वहीं को मार के उन्होंने रीस्टेबलाइज कर दिया और हिंदू मुस्लिम की कम्युनिटी को भंग कर दिया, और ज्वाइंट प्रोब करो, पता करो। सबकी निगाह पे तो सब कुछ करना पॉसिबल है, क्योंकि जो वेशभूषा, कल्चर, पीछे का संस्कार और पीछे का इतिहास होता है, उस हिसाब से हम आगे देखते हैं। इसलिए हमने आपको ब्लेम किया है, और हमें ब्लेम करने का अधिकार बहुत क्लियर बनता है। पूरा इंटरनेशनल जो लेवल है वो इसको कह रहा है, यूनाइटेड नेशन भी कह रहा है, सब कह रहे हैं। तो पाकिस्तान को बैकफुट पे आ जाना चाहिए, समझना चाहिए, अपनी पॉलिटिक्स को कंसोलिडेट करना चाहिए और अपने जनरल्स को बैरक पे सीमित करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसके अलावा शायद ज्यादा कुछ नहीं किया है। उनका तरीका ट्रेनिंग का थोड़ा अलग है, जैसे मैंने आपको समझाया था पहली बार में, हमारा अलग है थोड़ा तरीका। और जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने बताया, हम बुद्ध के देश हैं, हम युद्ध के देश नहीं है, हमने कभी आक्रमण किया नहीं, हम एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, हम विस्तारवादी नहीं। तो पाकिस्तान को इसको समझ जाना चाहिए, और अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ी बहुत कोताही बरतनी पड़ेगी हमें भी, आपको भी, और कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी। तो 3 चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं कि 3 चीजों के साथ हम चल रहे हैं, जो हमारा एक्शन प्लान है, जो मैं देखता हूं अपने एनालिसिस से, और वो देखता हूं कि 3 पी, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि पहला पी तो हमारा जो है वो एक कहते हैं ना कि पूरी तरह से एक आराम से हम जो सोच के काम कर रहे हैं, तो पेशेंस के साथ, पेशेंस का मतलब मैच्योरिटी से लीजिए आप, तो पेशेंस के साथ भारतीय सरकार काम कर रही है। और दूसरा है प्लानिंग एट ऑल फ्लैंक्स। तो आज की मीटिंग, कल की मीटिंग जो आप जब देख रहे हैं, और सऊदी अरेबिया से आते ही जो सब कार्रवाई हुई है, वो सब प्लानिंग एट ऑल फ्लैंक्स, मतलब सारी प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह से उसको टैकल कर ले हम वंस फॉर ऑल। तो समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। और तीसरा पी जो है पेनिट्रेशन एट विल, पेनिट्रेशन एट विल, जब मर्जी तब हम पेनिट्रेट कर पाए और काम अपना कर पाए। तो इसके लिए तैयार होना चाहिए अभी सभी को, ताकि आपको खत्म कर दे इस मामले को अब थोड़ा सा। तो बड़े आराम से हम कर रहे हैं, कोई नीजा रिएक्शन नहीं है। बिल्कुल सही मायनों में, बिल्कुल। मुकीम सर, भारत कहाँ, अगर आप उठा के इतिहास देखिए, रिकॉर्ड उठा के देखिए, कहाँ किसी को भारत छेड़ता है? हमारा तो रिलेशन सबसे देख ही सकते हैं आप, वो कहने मुझसे बेटर आप जानते हैं। अब जरा मैं ये भी, इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा, कैप्टन श्याम कुमार सर की बात का जवाब दीजिएगा। अब जरा आर्मी में क्या चल रहा है ये भी बताइएगा, चूंकि सिर्फ जवान ही नहीं, अधिकारी भी शामिल हैं। 2 दिनों में लगभग 1000 से ज्यादा ये इस्तीफा, ये क्या बता रहा है? किस ओर चल दिया आप लोग साहब? हाँ, ये सर फेक न्यूज है। जिस नाम के जनरल के हवाले से ये लेटर घूम रहा है ना सोशल मीडिया पे, उस नाम का सेना में फूट की खबर बड़ी ज्यादा चर्चे में चल रही है। और जो ऐसी खबरें चलाते थे वो तो अब हमारे यहाँ वो यूट्यूब चैनल बैन हो गए सर, जो ऐसी खबरें चलाते भी थे। यार ये बड़ा इट्स सच ए कॉमेडी। आप यकीन कर ले, ये जिनको बैन किया है ना, मेरी हंसी बंद नहीं हो रही है बस। हाँ, कि वो बच्चों की एनिमेशन बनाने वाला चैनल भी बंद कर दिया, उसमें मेरा एक क्लिप चला था इंडिया के चैनल पे। अब अफसरान 7 साल का सेफ प्लेस ढूंढने लगे हैं। आपके यहाँ के आर्मी जवानों की बात तो अलग है, अफसरान भी अब वो अपना सुरक्षित स्थान ढूंढने में लगे हुए हैं। तो ये क्या बता रहा है? ये तो बांग्लादेश तो नहीं बन सकता कहीं? नहीं, अब ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है। अब इतना भी यार हलवा ना समझो। हाँ। वो गुजारिश की है कि मतलब डिसीजन मेकिंग में जो लोग बैठे हुए ना, उनकी हरकतों पे हंसी आ रही है। अब ये सोशल मीडिया का दौर है जहां पे रुकता और बचता कुछ नहीं। यानी कि इधर का जो मटेरियल है उधर नहीं देखा जाएगा, बाहर का। आपको क्या लग रहा है कि ये इस टाइम और इस एज में
कैन दिस बी रेस्ट्रिक्टेड? इट्स इम्पॉसिबल। तो यानी बस यानी चाइल्डिश मूव है मेरे हिसाब में। करके देख लें, शायद इससे जो है पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू वहां तक नहीं पहुंच सकेगा, तो बड़ी अच्छी बात है। आप ट्राई करके देख लें। लेकिन यह है कि ये जो फौज के इस्तीफों वाली बात है, ये करेक्ट नहीं है, और ये आपके सामने आ जाएगी कि मतलब मैं आप तो ना करके चला जाऊंगा, दिस इज नॉट ट्रू। और जिस नाम के जनरल की बात हो रही है वो नहीं है जिस हवाले से ये है, तो ये कंफर्म करने की जरूरत है आपको। ठीक है, ठीक है। यूके देवनाथ सर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ क्या कुछ बड़े स्टेप उठाने की जरूरत है, विशेष तौर पर बड़ा चैलेंज, चूंकि पूरे पाकिस्तान को भी नहीं कह सकते, चूंकि पाकिस्तान में भी अमन पसंद लोग हैं ही, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता पूरा पाकिस्तान ही आतंक को समर्थन देने वाला, लेकिन बार बार आतंक का नाम पाकिस्तान से जुड़ता हुआ जो नजर आता है, तो ऐसे में क्यों ना इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बड़े स्टेप्स की जरूरत है फिलहाल की, इन तमाम विषयों को देखते हुए। यूके देवनाथ सर। जी हाँ यसुर राजा, आपने नोटिस किया हो कि भारत ने हमेशा कूटनीति के द्वारा पाकिस्तान में जो आतंकवाद है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। भारत के साथ अमेरिका का स्टेटमेंट आया है, कनाडा का स्टेटमेंट आया है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है, रशिया का स्टेटमेंट आया है, और तो और चीन का भी स्टेटमेंट आया है। इन सब देशों ने आतंकवादी के खिलाफ बात कही है। प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बात उठाई है आतंकवाद के बारे में, और कई बार वहां से डेफिनेटली पाकिस्तान को कंडेम किया गया, भर्त्सना की गई। पाकिस्तान ने जब आतंकवाद, कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान ने जब ओआईसी के प्लेटफॉर्म पर उठाया या अरब लीग के वहां छेड़ने की कोशिश की कश्मीर के मुद्दे को, भारत ने हमेशा वहां पाकिस्तान के जो आतंकवादी कश्मीर में घुसाते हैं उसकी बात कही है। और अब ओआईसी के जो जॉइंट स्टेटमेंट जो बाद में आती हैं उसमें लिखी हुई है कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है और किसी भी देश को वहां दखल देने की इजाजत नहीं मिल सकती। अब भारत ने प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड एफएटीएफ में भी बहुत स्ट्रांगली इस प्रपोजल को लिया है, और अगर दर्शक याद करें तो पिछले कई सालों से हमें कामयाबी भी मिली, जहां हमने एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात कर रहा हूं, जहां उन्होंने माना कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी चालू हो रही है, पाकिस्तान दहशतगर्दी को फंडिंग कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है और दूसरी जगह भेज रहा है। इस बार साल भी भारत कोशिश करेगा कि फिर से पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। भारत का जो हमारा जो नुमाइंदा है वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में और एडीबी में जो हमारे नुमाइंदे हैं, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जब वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से या एडीबी से लोन लेने जाता है या ग्रांट लेने जाता है, अक्सर वो ग्रांट ही होता है, एक तरफा होता है, तो हम हमेशा गुजारिश करते हैं कि दो चीजें की जाएं, कि एक तो पाकिस्तान को ग्रांट थोड़ा कम दी जाए, उसके जरूरत के मुताबिक ही दी जाए, क्योंकि ज्यादा पैसे जब पाकिस्तान में मिलते हैं तो यकीन मानिए उनकी फौज की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। दूसरी है अपनी प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड, हमारी जो वित्त मंत्रालय है लगातार आईएमएफ एडीबी के जो सीईओज हैं उनके साथ संपर्क में है कि पाकिस्तान को अगर कुछ फंड दे भी रहे हैं, अभी $10 बिलियन अगले 10 साल में पाकिस्तान को देने की बात चल रही है, तो हमारी जो वित्त मंत्रालय है, हमने काफी जोर दिया है वर्ल्ड बैंक के ऊपर कि जो एंड यूज सर्टिफिकेट है, एक फाइनेंशियल टर्म होता है कि आपने पैसा किसको किस लिए लोन पर दिया और वो फाइनली कहां जाके खर्च हुआ। तो हमने बार बार वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को बोला है कि पाकिस्तान के यहाँ एंड यूज सर्टिफिकेट लिया जाए, और वर्ल्ड बैंक के जो ऑडिटर्स हैं वो पाकिस्तान में जाकर ऑन ग्राउंड वेरीफाई करे कि पाकिस्तान ने जिस काम से ये बिलियंस ऑफ डॉलर लिए हैं वहीं खर्च हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो पैसे पाकिस्तान लेके अपने हथियारों की तरफ खर्च कर रहा हो या आर्मी नेवी एयरफोर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हो। जी ठीक है। कैप्टन श्याम कुमार से एक चीज और, बड़ा कई दिनों से इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ है कि भाई ये हमारा भी क्या ये फेल्योर है क्या
इतनी बड़ी आतंकी घटना हो जाती है, 26 लोगों की जानें चली जाती हैं। वो भी कहा गया कि भाई जम्मू कश्मीर सुरक्षित हाथों में है, जम्मू कश्मीर बदल गया है, आतंकी गतिविधियों पर रोक लग गई है 370 हटने के बाद, 35A के बाद। लेकिन फिर भी क्या इसे रोका जा सकता था? इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई इनपुट नहीं मिल पाया। तो एक तरह से ये हमारा भी फेल्योर है। हम तो जवाब लेंगे ही अब, लेकिन जवाब लेना भी पड़ेगा कि भाई कहां चूक हो गई, क्या इसे रोका जा सकता था? ये बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है। कैप्टन श्याम कुमार साहब, जाफर एक्सप्रेस को जब बलूचिस्तान में हॉस्टेज बना लिया गया था तो क्या हुआ था? इतनी बड़ी ट्रेन को हॉस्टेज बना लेना विश्व में कभी ऐसी घटना नहीं हुई। जब जहां पे ज्वालामुखी उठी हुई हो और वहां पे आप कुछ न कर पा रहे हो। देखिए, इंटेलिजेंस की बातें करने का ये समय नहीं जी। और दो बातें मैं कहूंगा। हमारे कांग्रेस के एक लीडर है शशि थरूर, खुददार नेता हैं, केरला से। उन्होंने कहा है कि ये समय नहीं है इन बातों का, हम कर लेंगे लेसन लर्न, फिलहाल हम अपने फोकस पर रहें। इक्का दुक्का घटना है, फुल प्रूफ इंटेलिजेंस कहीं होता ही नहीं और मैं उसके ऊपर चर्चा ही नहीं करना चाहता जी। ये जरूरत नहीं है हमें। और दूसरी बात, फारूक अब्दुल्ला ने असेंबली में माफी भी मांग लिया। तो क्या कह रहे हैं वो? एडमिनिस्ट्रेशन तो उनका था ना, सपोर्टेड बाय अदर फोर्सेस, बट वो उन्होंने कह दिया उनको जो कहना है वो करेंगे। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर को भी, कैप्टन श्याम कुमार सर, इन सब के बीच जम्मू कश्मीर चूंकि अब लौट रहा था पर्यटन के क्षेत्र में, लेकिन बड़ी क्षति मानी जाए अब वापस, चूंकि अभी अमरनाथ यात्रा भी है, उसको लेकर रजिस्ट्रेशन पर भी बड़ा असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर पर्यटन को भी भारी नुकसान हम वापस आ जाएंगे, चिंता न करें। इतना कंसोलिडेटेड रिस्पांस कभी नहीं मिला भारत को कश्मीर से, वहां के लोगों से, और यही इसका इंडिकेशन है कि ये सब जो हुआ है ये बिल्कुल बाहर से हुआ है। और ऐसी छिटपुट घटनाओं में फुल प्रूफ इंटेलिजेंस कभी काम नहीं करता, किसी देश में नहीं करता, वरना मोसाद फेल नहीं होता 7 अक्टूबर को। तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा देश एकजुट है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आगे देख रही है और हम भी आगे देखते हैं। लेसन लर्न हम जरूर करेंगे, लर्निंग लेसन फॉर नेशन होगा, पर अभी फिलहाल हमारी 3P पे हम ध्यान रखें जो मैंने कहा है। बिल्कुल। मुकीम साहब, अब जरा ये बता चुके, वाइंड अप भी करेंगे। अब आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को क्या स्टेप लेने की जरूरत है? पाकिस्तान कैसे लड़ेगा? क्योंकि लेना तो बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए, विशेष तौर पर चूंकि आप लोग उलझे हुए हैं बिल्कुल आतंक के बीच में, तो ऐसे में बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। देखिए जी, पाकिस्तान भी इसे कहते हैं ना, वो आर्मी के टर्म में ऑल आउट वॉर लड़ रहा है टेररिज्म के खिलाफ, और इट्स ऑनगोइंग, और उसके विक्टिम भी रहे हैं। अब आपने जाफर एक्सप्रेस का हवाला दिया, ऑब्वियसली इट वाज ए बिग थिंग, और फेलियर भी था, एक्सेप्टेबल है, और यूनिक भी था। दुनिया की तारीख में ऐसा काम नहीं हुआ। लेकिन यह है कि अब उससे सबक सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग फ्रॉम इट एज ए नेशन और एज एन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एज ए गवर्नमेंट। और यही इसका हल है, अपनी गलतियों से सीखिए और उसको इम्प्रूव कीजिए। एंड आई होप कि ये दोनों नेशंस अपनी गलतियों से लर्न करेंगी और एडमिनिस्ट्रेशंस भी सीखेंगी। समुदाय के लोगों ने मोर्चा रखी, आतंक का अंत करो के नारे के साथ उन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि भारत अकेला नहीं, आतंक के खिलाफ पूरा विश्व। पाकिस्तान छोड़ के तो नहीं, पाकिस्तान भी शामिल है उसमें। ठीक है, लौट रहे हैं। किसी कारणवश हमारे मेहमानों से थोड़ा सा हमारा नाता छूटा है, वापस जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मिला जुला कर अब अलग अलग तरहों से इसे समझा भी जा रहा है, लेकिन अब वक्त बदले का है। श्याम कुमार सर भी हैं अभी हमारे साथ, और यूके देवनाथ सर है ना अपने साथ अभी? ठीक है, यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आ जा रहा हूँ, चूँकि लगातार समय, चूँकि पूरे देश के लोग भी अब यही कह रहे हैं कि अब एक जवाब देना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान को, विशेष तौर पर। तो अब क्या कुछ बड़े कदम हो सकते हैं साफ तौर पर? चूँकि अभी तक हमने बम बारूद का इस्तेमाल अभी नहीं किया है, फिलहाल पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए तैयारी, एक्शन ज़रूर हमने लिया है, और आगे चूँकि बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, खलबली मची हुई है, बैठकें जारी हैं लगातार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मुलाकात भी हो रही, बातचीत। तो क्या कुछ बड़े कदम, चूंकि पाकिस्तान भी अब उड़ता नजर आ रहा है, जहां शर्म से डूब मरना चाहिए वहां तमाम गतिविधियां नजर आ रही हैं, तो क्या इसको समझा जाए? बहुत जल्दी से यूके देवनाथ सर। भारत
की सरकार अगर चाहेगी तो 3 कार्रवाइयां तो फौज कर सकती है। एक तो उरी जैसा एक जमीन से हमला, जहां हमारे कमांडोज और स्पेशल फोर्सेस पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट करे। जी। दूसरा, जैसे हमने बालाकोट की में किया, हमारे पास मिराग 2000 अभी भी हैं, रफाल अब आ गए हैं, हम एक नहीं 5 बालाकोट अंदर जाके कर सकते हैं अगर देश की जनता चाहेगी। इस बार नेवी का भी नया आयाम है। नेवी ने अपने 5 फ्रिगेट्स को ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है मिसाइलों के साथ। जरूरत पड़ने पर वो कराची और ग्वादर बंदरगाह का ब्लॉकेट कर सकते हैं, यानी घेराबंदी कर सकते हैं, ताकि पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है बंद हो जाए, कच्चा तेल जो लाते हैं वो बंद हो जाए। पाकिस्तान में कच्चा तेल का भंडार मात्र 15 दिन का होता है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। तो अगर नेवी ने घेर लिया उनको 15 दिन के लिए, तो पर्शियन गल्फ से कच्चा तेल नहीं आएगा, पाकिस्तान घुटने में आ जाएगा 15 दिन में। जी ठीक है, चले एक लास्ट कमेंट ले लें क्या श्याम कुमार सर से? ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। कैप्टन श्याम कुमार सर आपका भी बहुत शुक्रिया, इसके अलावा यूके देवनाथ सर आपका भी बहुत शुक्रिया, मुकीम सर उनका भी पाकिस्तान से वो जुड़े, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।